नमस्कार, मैं पूनम भार्गव। आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। आज का दिन हिमाचल के लिए बेहद अहम है। आज हिमाचल स्टेटहुड डे है, यानी हिमाचल जिस दिन अपने अस्तित्व में आया। और हिमाचल प्रदेश हिम के आंचल में बसा हुआ वो प्रदेश जो अपनी देव संस्कृति, खूबसूरत वादियां, पर्यटन, यहाँ उगने वाली फसलें और लोगों की ईमानदारी के लिए, इनके स्वभाव के लिए जाना जाता है। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, तब से लेकर हिमाचल विकास के नए आयामों को छू रहा है। आज हिमाचल 52 साल का सफर पूरा कर चुका है। प्रदेश में आज 53वां हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। पच्चीस जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हिमाचल के पूर्ण राज्य होने की घोषणा की थी। हर साल हिमाचल के लोग इस दिन को हिमाचल स्टेटहुड डे के रूप में समर्पित करते हैं। और आज का दिन और भी ज्यादा अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले हमीरपुर पहुंचे। वहां पे प्रदेश की जनता को संबोधित किया। क्या कुछ सीएम सुक्खू ने जनता के नाम संदेश दिया है, आइए एक बार उस पर नजर मारते हैं। आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जन जन तक सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएगी तथा सभी की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे किसान और बागबान भाई अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचा सके। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि सड़कें हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखाएं सिद्ध हो। इसके साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रमों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी ताकि लक्षित वर्ग इनका समय पर भरपूर लाभ उठा सके। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी सरकारी कर्मचारी भाइयों मैं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष देखा है, इसलिए आम आदमी की समस्याओं से भली भांति परिचित हूं। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार धरातल पर काम करेगी। कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार सभी अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। इसमें आप सभी के
सहयोग की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी और आपके सहयोग से हम इस दिशा में सफल होंगे। मैं बार बार कहता आया हूं कि हम सत्ता में सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है। अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। वर्तमान सरकार के गठन को अभी 44 दिन का समय ही हुआ है। हम अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे। हमने जरूरतमंदों के लिए जो अनाथ बच्चे हैं के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं बल्कि उनका अधिकार प्रदान करने के लिए उठाया है। मैंने अपना पूरा वेतन और कांग्रेस के सभी विधायकों ने 1-1 लाख इस कोष में अंशदान दिया है। IIT, एम्स, IIM, ट्रिपल IIT, पॉलिटेक्निक, ITI और भी जो भी शिक्षा संस्थान होंगे उसमें दाखिला पाने के लिए बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें जेब खर्च के रूप में प्रत्येक माह 4,000 रुपए भी दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता की भूमिका निभाएगी। सरकार एकल महिला एवं विशेष बच्चों को 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली, दीपावली और अन्य त्योहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए का फेस्टिवल अलाउंस भी प्रदान कर रही है। शिक्षा नीति में भी वर्तमान सरकार बड़े बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने और पढ़ने के समान अवसर मिले। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिले। अगले एकेडमिक सेशन से जो हमारे तकनीकी कॉलेज है उसमें रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किए जाएंगे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार नई रोजगार नीति भी लाने जा रही है। भाइयों और बहनों, पर्यटन हमारी आर्थिक का मुख्य जरिया है। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण स्तर तक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा। जी, तो हमारे साथ अभी हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आज सीएम सुक्खू पहली बार हमीरपुर पहुंचे हैं अपने गृह जिले सीएम बनने के बाद, और वहां पर जब जनता के नाम संदेश दे रहे थे तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि प्रदेश को जल्द ही इसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है, और संभव है तो कितनी जल्दी प्रदेश जो है इसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है? क्योंकि कर्जा वो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ख्वाब देख रहे हैं और उम्मीद यह है कि उनका ये ख्वाब
पूरा होगा। प्रदेश आर्थिक संकट में है, इसमें जी। कोई शंका वाली बात नहीं है। जी। बावजूद इससे मैं ये कह सकता हूं कि यदि प्रयास किए जाए तो ये मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है, जिससे उबरा नहीं जा सकता। जी। वर्तमान में परिस्थितियां यह है कि जब प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाली है, जी। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 48,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपए के जी। 75,000 करोड़ रुपए के आर्थिक संकट से निकल रहा है, कर्जों तले दबा हुआ है। ऐसे में आर्थिक संकट से उबरना बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रयास किए जाए और खर्चों में कटौती की जाए तो यह संभव भी है। जी, ये तो कहा जा रहा है, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। जी, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शुरू से ही प्रयास आरंभ कर दिए हैं और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां करप्शन की संभावनाएं हैं वहां वहां चेक रखा जाए। उनका ये प्रयास भी है कि राज्य में जो है वो युवाओं को उभारा जाए और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जो दूसरी एक गारंटी थी, उस गारंटी को लेकर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि रोजगार के संसाधन तलाशे जाएंगे, सब रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। आज उन्होंने एक जो घोषणा करी है वो मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और युवा वर्ग उससे उभरेगा। उन्होंने ये कहा है कि युवाओं को जो है वो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यानी कि माना जाए जो वादे कांग्रेस सरकार ने, सीएम सुक्खू ने चुनाव लड़ते समय किए थे, जनता से 10 गारंटियां दी थी, उनको पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जो आर्थिक स्थिति अभी प्रदेश की है उसको भी सुधार लिया जाएगा जल्द ही। चुनावी वादे पूनम एक साल या एक दिन के लिए नहीं होते। अभी सरकार सत्ता में आए, अभी उन्हें 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लगभग 1.25 महीना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में मैं ये कह सकता हूं कि ये चुनावी वादे जो है, चुनावी गारंटियां जो है वो 5 साल के लिए दी गई हैं और 5 साल में इन वादों को पूरा किया जाए, इसमें कोई मेरे को लगता नहीं है। कुछ शंकाएं हैं जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू कदम उठा रहे हैं और वो उनका ये कड़े प्रयास है कि वादे पूरे हों। तो मुख्यमंत्री सुक्खू का सपना और जनता का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा, जिस तरीके से कड़ी मेहनत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और फिलहाल एक और सपना साकार होने वाला है। शिमला काल का ऐतिहासिक और विश्व धरोहर बनने माने जाने वाली रेल लाइन पर ट्रेन सेट आरंभ होने वाला है। ये रेल अपना सफर 5 घंटे की बजाय अब 3 घंटे में तय करेगी, ताकि टॉय ट्रेन के सफर को और भी रोचक और दिलचस्प बनाया जा सके। और सपना ये था भी हर एक रेल मंत्री का, फिर चाहे वो लालू यादव हो या फिर पवन बंसल रहे हो रेल मंत्री या फिर पीयूष गोयल हो, सबका सपना एक ही था कि इस सफर को आसान बनाया जाए, इसमें ज्यादा खर्च ना हो और समय बहुत कम लग सके। शिमला काल का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व की रेल लाइन के सफर को अब पंख लगने वाले हैं। रेल मंत्रालय का ये प्रयास साकार होने जा रहा है कि मात्र 96 किलोमीटर की इस यात्रा को 5 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दिया जाए। चेन्नई की खोज फैक्ट्री में इस रेल लाइन के लिए ट्रेन सेट तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इससे 3 डब्बे वाली ट्रेन सेट में रेल इंजन नहीं होगा, इसके इंजन को बोगी के बीच से ही संचालित किया जाएगा। सफर की अवधि घटने के बाद उम्मीद ये है कि शिमला काल का रेल लाइन के माध्यम से शिमला में देसी एवं विदेशी पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। हम आपको बताते चले कि इस रेल लाइन का निर्माण आज से 20 साल पहले 1930 में हुआ था। ये रेल लाइन भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में ऐतिहासिक महत्व वाले विश्व धरोहर के रूप में पहचाने जाते हैं और इस पर सफर करने की मांग पर्यटन सीजन के दौरान विदेशों में भी बनी रहती है। ऐतिहासिक महत्व वाली 96 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 103 सुरंगें, 18 स्टेशन, 869 कोच, 919 तीखे मोड़ भी है। तो वहीं पर अगर बात राजनीति की जाए तो देखिए, प्रदेश राजनीति फिर गरमाने लगी है और भाजपा इस बात से अचंभित है कि नगर निगम शिमला में जो 7 साइट पूर्व भाजपा सरकार ने बढ़ाई थी, वार्ड्स बढ़ाए थे, उन्हें अब नए मुख्यमंत्री ने डीनोटिफाई कर दिए हैं। आइए एक बार पूरी नजर इस खबर पे डालते हैं, विस्तार में इस खबर को जानते हैं। ये वही अधिकारी है, मैंने कोई अधिकारी चेंज नहीं की है।
ये वही अधिकारी हैं जो कहते थे ओपीएस नहीं दे सकते, लेकिन योजनाओं में बदलाव लाकर दृढ़ इच्छा शक्ति से आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। ये मेरा दायित्व था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हमारी कांग्रेस की पार्टी ने जो आपसे वादा किया उसको निर्वाह किया जाए। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं। हमने कहा जो हमने कहा वो करेंगे, समय चाहिए। प्रत्येक महिला को हमने कहा कि आने वाले समय में हम 1500 रुपया की पेंशन, मासिक पेंशन लगाएंगे। 5 साल में ये पेंशन सभी महिलाओं को लगेगी। 5 साल में 18,000 रुपया एक बेटी को हमारा मिलना शुरू हो जाएगा 1 साल में। ये सोच महिलाओं को समाज में आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। वैसे भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हमारी महिलाएं इस बार के जो पंचायती चुनाव, राज चुनाव हुए उसमें 50% के आरक्षण से 55% चुनाव जीत कर आई। वैसे आपको बता दें कि सीएम सुक्खू स्वयं 2 बार नगर निगम शिमला के पार्षद रहे हैं। वो नगर निगम की राजनीति को भली भांति जानते हैं और समझते भी हैं। तो विजयपुरी जी, अभी कल जैसे ये डीनोटिफाई कर दिया जाता है, 41 वार्डों को अब 34 वार्ड बन जाते हैं, 7 वार्ड खत्म कर दिए जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के बाद अब राजनीति में क्या बदलाव आएगा, क्या माहौल बन सकता है? क्योंकि पूर्व भाजपा सरकार ने ये वार्ड बढ़ाए थे, अब जैसे ही मुख्यमंत्री नए आए हैं उन्होंने वार्ड को कम कर दिया है। जी पूनम, अगर मैं ये कहूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से नगर निगम शिमला को लेकर अगर राजनीति आरंभ हुई है तो ये गलत होगा। वास्तव में ये राजनीति जो है वो पिछले साल ही आरंभ हो गई थी। जब चुनाव होने वाले थे उसी समय, उससे कुछ महीने पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी की गई कि नगर निगम शिमला का पुनर्सीमांकन होगा। ऐसे में जब पुनर्सीमांकन की बात उठी और नगर निगम शिमला के 34 वार्ड को 44 वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उस परिस्थितियों में ये विवादित मामला हो गया। इसमें अदालत में भी गए लोग और नगर निगम के चुनाव जो समय पर होने थे वो नहीं हो पाए। परिणाम यह रहा कि आज अब जो 1986 के बाद नगर निगम शिमला जो एक चुनी हुई नगर निगम मानी जाती थी, में शासकीय प्रणाली को लगाना पड़ा और नगर निगम शिमला का जो मेयर न होकर यहाँ प्रशासनिक अधिकारी तैनात है, जो कि दुर्भाग्य की बात है चुनी हुई संस्था के लिए। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से इसके लिए रास्ता तलाशा है और 41 वार्ड घटाकर 34 वार्ड कर दिए। उम्मीद ये है कि शीघ्र ही अब शिमला नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। पर विजयपुरी जी, जिस तरीके से, क्योंकि पूर्व सरकार का ये फैसला रहा था, अब उसको डीनोटिफाई करना, मान लिया जाता है कि इसको लेकर जो कवायदे थी वो पहले से जारी थी, पर क्या भाजपा की तरफ से अब कोई एक्टिविटी हो सकती है? क्योंकि एक फैसला पूर्व सरकार ने लिया था, अब तो ये देखा जाएगा कि भाजपा ने लिया और कांग्रेस ने फैसला बदल दिया। हाँ पूनम, इसको लेकर भाजपा जो है अभी से आक्रामक हो गई है और पिछले कल से ही भाजपा के बयान आने शुरू हो गए हैं कि नगर निगम शिमला के 41 वार्ड से 34 वार्ड करना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और शीघ्र ही भाजपा इस मामले को लेकर जो है वो आंदोलन कर सकती है। वो शीघ्र ही मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे। इसके अलावा उम्मीद यह भी की जा रही है, यह संभावना बहुत अधिक है पूनम, कि शीघ्र ही भाजपा के पदाधिकारी या शिमला का कोई स्थानीय कार्यकर्ता अथवा शिमला का स्थानीय निवासी इस निर्णय को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और जो चुनाव अभी शीघ्र ही होने संभावित है वो लटक भी सकता है यदि ऐसा हुआ तो। यानी कि जो आशाएं लगाई जा रही थी कि जल्दी चुनाव होगा, अब इस डीनोटिफाई जो कल नोटिफिकेशन आती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके बाद अब चुनाव भी लटक सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई अदालती मामला हुआ और अदालत के स्टे आदेश हुए तो ऐसे में चुनाव लटक सकते हैं, लेकिन ये एक उम्मीद मात्र है। अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता या नेता या कोई स्थानीय निवासी इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाता है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम शिमला का चुनाव करवाने का जो रास्ता है वो खोल दिया है। उम्मीद यह है कि बजट सत्र के बाद चुनाव हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझी करने के लिए। तो
जाते जाते आपको ये बता दें कि शिमला, अभी राजनीति की बात की है, अब पर्यटन व्यवसाय के लिए बुरी खबर है, ये भी साझी कर रहे हैं। तो शिमला के पर्यटन व्यवसाय के लिए जो बुरी खबर है, माना जा रहा है कि जैसे अब बर्फ शिमला से रूठ चुकी है। ये बर्फबारी जो कि शिमला के लिए एक व्यू का काम करती थी, पर्यटकों को आकर्षण करने का काम करती थी, अब वो सहम गई है, रुक गई है, रूठ गई है। क्योंकि बीते दिनों से बादल बेशक मंडरा रहे हैं, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, पर बर्फ की फाहें देखने को नहीं मिल रही हैं। जिनका स्थानीय लोग इंतजार कर रहे थे वो अभी तक गिरी नहीं है। प्रदेश भर में मनाली, रोहतांग, लाहौल स्पीति, चंबा, डलहौजी सहित अन्य जनजातीय क्षेत्रों में चाहे हिमपात हुआ हो, लेकिन लगता है कि शिमला से बर्फ रूठ गई है। बीते 2 दिनों में शिमला में भारी हिमपात होने की संभावनाओं के बीच शिमला में बर्फ का एक फाहा भी नहीं गिरा। 26 जनवरी की छुट्टी को देखते हुए राजधानी शिमला में वीकेंड पर्यटन के दौरान असंख्य पर्यटकों ने अपने कमरे बुक कराए हैं। यदि आज भी हिमपात नहीं हुआ तो हिमपात देखने की चाह रखने वाले पर्यटकों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हम आपको बता दें कि 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी के बीच राजधानी शिमला 2 या 3 बार बर्फबारी से लबालब हो जाती है। लेकिन इस बार शिमला में बर्फ के हल्के फाहे तो गिरे हैं, किंतु पर्यटक तथा स्थानीय लोग ऐसे हिमपात से संतुष्ट हो सकें ऐसा नहीं है। हालात देख स्थानीय होटल व्यवसायी तथा अन्य कारोबारी भी निराश एवं हताश हैं। यदि शीघ्र ही हिमपात नहीं हुआ तो उनके व्यवसाय को धक्का लग सकता है। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।